हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सादिक फ्रॉम फैदम एकेडमी। आज हम लोग 4 सितंबर को जेई मेन का जो पेपर हुआ था मॉर्निंग सेशन में उसका फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ पर है, अ बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिफॉर्म इंटेंसिटी ऑफ 3.3 watt per meter square falls normally on a polarizer whose cross sectional area is 3 into 10 raised to the power minus 4 meter square, which rotates about its axis with an angular speed of 31.4 radian per second. ठीक, then the energy of light passing through the polarizer per revolution is close to. ओके, सो हमें कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये एक पोलराइजर है, उसको हम साइड से देख रहे हैं और ये उसकी एक्सिस है और ये पोलराइजर कैसे इस तरह से पोलराइजर है और ये उसकी एक्सिस है, तो वो अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। सो इस एक्सिस के अबाउट इस तरह से रोटेशन हो रहा है और इस पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। ओके, देन हमें यह बताना है कि एक रिवॉल्यूशन में कितनी एनर्जी पास होगी। ओके, सो इस तरह का जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से पास होती है तो उस पोलराइजर से बाहर जो इंटेंसिटी आती है उसके लिए मैलेसिस लॉ होता है। सो फ्रॉम मैलेसिस लॉ द इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द पोलराइजर इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा कि जिस प्लेन में लाइट पोलराइज्ड है उस प्लेन से इसकी जो पास एक्सिस है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है। ओके, सो दिस इज द इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ द पोलराइजर एंड सेन यहाँ पर जो पोलराइजर है वो रोटेट कर रहा है, तो पास एक्सिस का जो एंगल बनेगा प्लेन से जिस प्लेन में लाइट पोलराइज्ड है वो एक्सिस टाइम के साथ चेंज होगा, सॉरी वो एंगल टाइम के साथ चेंज होगा। ओके, सो यहाँ पर हम इस एंगल को लिख सकते हैं ओमेगा, थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी। उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, सो उसके साथ एंड टी के साथ ये एंगल इस तरह से चेंज होगा। सो द इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हम लिख सकते हैं। ओके, अब हमें यहाँ से एक रिवॉल्यूशन में कितनी एनर्जी पास हो रही है वो हमें कैलकुलेट करना है। नाउ इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी इज पावर अपॉन एरिया। ओके, सो इसको हम लिख सकते हैं पावर अपॉन एरिया एंड एरिया इज कांस्टेंट। सो सिंपली ये ए हो जाएगा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो पावर या एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी पास हो रही है वो हमें मिल गया ए आई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, इस तरह से। एंड देन पावर को हम लिख सकते हैं दिस इज एनर्जी पर यूनिट टाइम और दिस इज डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू ए आई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ से अगर हम डी ई लिखें, सो डी ई विल बी इक्वल टू ए आई नॉट कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इन टू डी टी, ये हो गया। सो एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में इतनी एनर्जी उस पोलराइजर से पास होगी। देन पूरे एक रिवॉल्यूशन में, दैट इज ए कंप्लीट टाइम पीरियड में कितनी एनर्जी पास होगी, उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो इंटीग्रेट करेंगे, ये हो जाएगी हमारी एनर्जी पर रिवॉल्यूशन, दैट विल बी इक्वल टू, ये कॉन्स्टेंट्स हैं इसको हम पहले से बाहर ले लेते हैं, एंड देन इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी, ये हो जाएगा। एंड देन इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ए आई नॉट, एंड इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। यू नो cos 2 थीटा, यहाँ लिख लेते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिखें तो ये हो जाएगा 1, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, 1/2 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 एंड डी टी फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। ओके, अब इस फंक्शन को हम देखें तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। सो कॉस और साइन की वैल्यू एक पूरे टाइम पीरियड में 0 आती है। ओके, उसका जो इंटीग्रेशन होता है ओवर द टाइम पीरियड दैट इज 0। तो इसके बाद इस फंक्शन का टाइम पीरियड सॉरी इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। सो हमारे पास बचेगा जस्ट हाफ इन टू डी टी। सो फाइनली दिस इज ए आई नॉट अपॉन दिस 2, ये हमने बाहर ले लिया, एंड हाफ डी टी। सो डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी
विच इज़ 0 से t के बीच में, यह आ जाएगा कैपिटल T, दैट इज़ टाइम पीरियड। नाउ इस टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं AI0/2, टाइम पीरियड को हम लिख सकते हैं 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। सो 2 और 2 यहाँ से हमने कैंसिल कर लिया। नाउ हम वैल्यूज़ रख लेते हैं इसकी। सो एरिया जो दिया हुआ है वो है 3 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, एंड द इंटेंसिटी, द पीक इंटेंसिटी अब उसमें इसमें जो इंटेंसिटी दी हुई है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी यहाँ पर, और वो नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो जब इन दोनों का एंगल जब इसकी पास एक्सिस उसके प्लेन के पैरेलल होगी, इन दैट केस जो इंटेंसिटी पास होगी वो टोटल की टोटल इंटेंसिटी पास हो जाएगी। ओके, सो I0 ये वही है जो मैक्सिमम इंटेंसिटी पोलराइजर से बाहर आएगी। ओके, सो वो वही है जो इंसिडेंट हो रही है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज़ 3.3 एंड पाई, और ओमेगा की वैल्यू दे रखी 31.4 रेडियन पर सेकेंड। सो 31.4 इज़ 10 पाई। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। सो पाई यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एंड 3 × 3.3 करेंगे दैट विल बी 9.9, एंड ये ऊपर जाएगा पावर 5 हो जाएगी। सो इसको अगर हम डेसिमल एक इधर करें 0.99 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1। ओके, सो 1.0 एंड इंटू 10⁻⁻⁴। So this is the energy passing through the polarizer in one time period या per revolution. So ये हो जाएगा हमारा आंसर। So ऑप्शंस अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, मैच द CP by CV ratio for ideal gases with different type of molecules. So CP by CV ratio जो होता है, we know this is equal to गामा। ठीक है, सो हमें यहाँ पर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक गैसेस दी हुई हैं, और उसके साथ साथ गामा की वैल्यूज़ दे रखी हैं। तो उसे हमें मैच कराना है। तो मैचिंग हम कर सकते हैं। हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि हम गामा कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो गामा की वैल्यू आ जाती है 1 + 2/f, ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं। सो मोनोएटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, देन इसकी वैल्यू अगर 3 होगी, सो गामा फॉर मोनो एटॉमिक गैस विल बी 5/3, ये हो जाएगा। ओके, एंड फॉर डायटॉमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है, अच्छा अब इसमें क्वेश्चन में डायटॉमिक गैस एक बार दिया हुआ, डायटॉमिक गैस रिजिड मॉलिक्यूल्स एंड डायटॉमिक गैस नॉन रिजिड मॉलिक्यूल्स। तो रिजिड मॉलिक्यूल्स जब होंगे तो वहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ मोड जो होता है वो एब्सेंट होगा, और नॉन रिजिड जब मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूल्स जो है वो वाइब्रेट भी कर सकते हैं। एंड वी नो एक वाइब्रेशनल मोड जो होता है वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है। सो डायटॉमिक गैस रिजिड अगर हम लेंगे, सो वहाँ पर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो ये हो जाएगा 7/5। एंड डायटॉमिक गैस हम नॉन रिजिड ले रहे हैं, देन उसके केस में 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस 2 और, तो टोटल 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा फिर 9/7। ओके, और ट्राइएटॉमिक गैस भी दे रखा है, और ट्राइएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल्स हैं, सो वहाँ पर कोई वाइब्रेशनल मोड नहीं है। तो ट्राइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6। ओके, सो 6 अगर हम यहाँ पे रखें, सो ये हो जाएगा 6 + 2 8, 8/6, 8/6 विल बी 4/3। ओके, सो इस तरह से गामा की वैल्यूज़ होती हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, एंड इसको हमें मैच कराना है। सो ऑप्शंस अगर आप देखें ऑप्शन में इस तरह से, सो ऑप्शन नंबर 1 will be the correct match. Okay, so option number 1 is the right answer. अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटिंग वेवलेंथ्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। सो स्पेक्ट्रम में हमें यहाँ पर वेवलेंथ का ऑर्डर अरेंज करना है, और हमें स्पेक्ट्रम में अगर हम वेवलेंथ की बात करें, सो गामा रेज जो होती हैं उसका यहाँ पर आप स्पेक्ट्रम देख भी सकते हैं। सो गामा रेज जो होती हैं वो सबसे स्मॉल होती हैं, देन एक्स रेज, देन अल्ट्रावायलेट एंड देन विजिबल लाइट, और फिर उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं। सो उस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, सो हमें यहाँ पर दिया हुआ एक्स रेज, माइक्रो, रेडियो एंड विजिबल, तो इसका ऑर्डर हम अरेंज करेंगे अगर, सो ऑप्शंस में आप देखिए, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट अरेंजमेंट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एयर बबल of radius 1 centimeter
in water has an upward acceleration of 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये थोड़ा सा हमें ध्यान से देखना पड़ेगा, यूनिट्स जो दी हुई हैं इस क्वेश्चन में। सो अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वाटर ऑफर्स नेग्लिजिबल ड्रैग फोर्स ऑन द बबल, देन द मास ऑफ द बबल इज। ओके, सो एयर में एक वाटर में एक इस तरह की एयर बबल है और इस पर जो बाइंड फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में बाइंड फोर्स लगेगा और इसका जो भी मास है उसकी वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगा और यहाँ पे विस्कस फोर्स हमें कंसीडर नहीं करना है। नाउ इस तरह के फोर्सेस की वजह से इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है एंड देन हमें यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और इसमें कितना मास है एयर बबल में वो कैलकुलेट करना है। ओके, सो फ्रॉम लॉज ऑफ मोशन हम देखें, सो नेट फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बाइंड फोर्स माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, देन बाइंड फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर ले जाएं और एम कॉमन कर लें, सो ये हो गया जी प्लस ए। ओके, ना बाइंड फोर्स हम कैसे लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ पर कितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ है, वॉल्यूम जितना इसने ऑक्यूपाई किया है या जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है। सो यहाँ पर बबल कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, सो उसका टोटल अपने टोटल वॉल्यूम के बराबर उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड जी, ये हो जाएगा वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस ए। नाउ यहाँ पर वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, रेडियस दी हुई है, सो हम इसको लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, यहाँ पर हमें सारी वैल्यू CGS में रखनी है और रेडियस 1 सेंटीमीटर दे रखी है, सो 1 का क्यूब करेंगे दैट विल रिमेन जस्ट 1 एंड डेंसिटी वाटर की क्या दे रखी है 1 ग्राम पर सीसी, सो यहाँ पर 1 और लिखेंगे और G की वैल्यू दे रखी है, ये है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर CGS में। This is equal to mass and this G is again 980 plus 9.8 centimeter per second square. So यहाँ से अगर हम मास कैलकुलेट करें so that would become 4 pi into 980 divided by 3 times और 980 plus 9.8 ये हो जाएगा 989.8 ये हो जाएगा। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, सो इसको अगर आप कैलकुलेट करें then the answer would come out to be 4.147 या हम अप्रॉक्सीमेट करें इसको तो हम लिख सकते हैं 4.15 ग्राम। ओके, सो दिस इज द मास ऑफ द एयर बबल। सो ऑप्शंस अगर हम देखें देन ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी इज। ओके, सो थर्मल कंडक्टिविटी उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला हमें लिखना है। सो थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो हीट करंट कंडक्शन के केस में आता है। सो हीट करंट का जो फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू के ए एंड देन डी टी ओवर डी एक्स, दैट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, अब यहाँ पर ये है हीट करंट, दैट इज हीट पर यूनिट टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू के, दैट इज यही हमारा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और ए एरिया है, डी टी सिंपली टेम्परेचर है और डी एक्स क्या है लेंथ, डी एक्स लेंथ जितनी लेंथ में टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, सो यहाँ से अगर हम के लिखेंगे तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी एंड ये डी एक्स बाई डी कैपिटल टी हो जाएगा और एरिया भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो अब हम यहाँ से लिखें डायमेंशनल फॉर्मूला, दिस इज सिंपली एनर्जी विच इज ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन टाइम, सो t कैपिटल T into dx इज लेंथ अपॉन d कैपिटल T दैट इज टेम्परेचर, और टेम्परेचर के लिए k इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटल K। ओके, एंड देन 1 अपॉन एरिया। ठीक, सो एरिया हो जाएगा L स्क्वायर। सो यहाँ से हम देखें, सो ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइनली हमारे पास बचेगा m और L एंड देन t रेस टू द पावर -2 और ये ऊपर आउट चला गया -3 एंड k रेस टू द पावर -1। ओके, सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन हमारा है on the x-axis and a distance small x from the origin, the gravitational field due to a mass distribution is given by, so expression दिया हुआ है gravitational field का in x direction. The magnitude of gravitational potential on the x-axis at a distance x, taking its value to be 0 at infinity is, okay. So electric field का हमें expression दे रखा है, sorry electric field नहीं, gravitational field उसका एक्सप्रेशन दे रखा है, दैट इज ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड दिस ग्रेविटेशनल फील्ड इज अलोंग x एक्सिस. देन किसी पॉइंट x पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, और जो कन्वेंशन होता है कि इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल जीरो लेते हैं, उसी कन्वेंशन के हिसाब से. सो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस x. ओके, सो यहाँ से हमें मालूम है फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है, दैट इज फील्ड इज इक्वल टू माइनस dv/dx. सिर्फ x में है, सो इसलिए कंप्लीट इंटीग्रेशन करते हैं, अदरवाइज x और y दोनों में होता है तो पार्शियल करेंगे. ओके, सो यहाँ से dv अगर हम देखें, सो ये हो जाएगा माइनस e dx, एंड इसको इंटीग्रेट करके हम v कैलकुलेट करेंगे. सो dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन e dx, एंड इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 है, देन एट सम पॉइंट x द पोटेंशियल इज v. सो इस v को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये इंटीग्रेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा v, और यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है. सो माइनस इंटीग्रेशन, अब ये जो फील्ड दे रखी है उसकी वैल्यू रखेंगे, दैट इज ax अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, एंड इनटू dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू x. ओके, सो ये हो जाएगा इस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल होगा यही क्या है, पोटेंशियल की वैल्यू एट पॉइंट x. सो वी कैन राइट इट एज v एज अ फंक्शन ऑफ x. ओके, सो फर्दर ये इंटीग्रेशन है, इसको हमें कैलकुलेट करना है. लेट अस सी हम क्या कर सकते हैं. सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पे करें, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसको हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं, एक सिंगल वेरिएबल से y स्क्वायर है ये, एंड यहाँ पर डिफरेंशियल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2x dx, ये कांस्टेंट है, सो दिस इज 2y dy. सो x dx की जो वैल्यू आ रही है वो सिंपली क्या है, y dy हो जा रही है. ओके, सो अब ये जो इंटीग्रल है ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, माइनस कैपिटल A कांस्टेंट है उसको हम बाहर ले लें, एंड देन इंटीग्रेशन में x dx विच इज इक्वल टू y dy, y dy divided by x square plus a square is y square. So y square to the power 3/2 is simply y cube. Okay, ये हो जाएगा from infinity to x. Okay, अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें, so y की पावर यहाँ पर जो है ये नीचे y स्क्वायर है, so 1 y स्क्वायर, उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो सिंपली हो जाएगा -1/y फ्रॉम इन्फिनिटी टू x. ओके, सो ये माइनस माइनस अब यहाँ पे प्लस हो गया, और y को हम रिप्लेस कर लेंगे. हमने नए वेरिएबल के टर्म में लिमिट्स चेंज नहीं की थी, तो इसलिए इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वेरिएबल आ रहा है इसको वापस x में रख के तब हम लिमिट रखेंगे. सो यहाँ पर y की वैल्यू अगर हम देखें तो वो हो जाएगा √x² प्लस a स्क्वायर. ओके, सो 1/√x² प्लस a स्क्वायर फ्रॉम इन्फिनिटी टू x. ओके, एंड यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे तो ये फंक्शन ऐसा ही रहेगा, और लोअर लिमिट जब रखेंगे तो ये डिनोमिनेटर इन्फिनिटी हो जाएगा. सो द रेशियो विल बी 0. सो फाइनली ये जो आंसर आएगा हमारा वो हो जाएगा a अपॉन √x² प्लस a स्क्वायर, या फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a अपॉन x² प्लस a स्क्वायर to the power 1/2. So this is the value of potential at a distance x, taking potential at infinity to be 0. So ऑप्शंस अगर हम देखें, so ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है, starting from origin at t is equal to 0 with initial velocity 5j meter per second, a particle moves in xy plane with a constant acceleration of 10I plus 4j meter per second square. At time small t, its coordinates are 20 meter and y naught meter. The values of t and y naught are respectively. ओके, सो एक पार्टिकल है, t इज इक्वल टू 0 पर वो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है. सो इनिशियली उसके कोऑर्डिनेट 0 0 है, एंड देन
आफ्टर सम टाइम उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर दैट इज़ 5j मीटर पर सेकेंड है और जो उसका एक्सेलरेशन है वो हमें दे रखा है 10I प्लस 4j मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज मीटर पर सेकेंड। एंड देन उसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वहाँ से हमें ये दिया, हमें उसका t टाइम के बाद कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। सो कोऑर्डिनेट में x दे रखा है, y कोऑर्डिनेट क्या है वो पूछ रहे हैं, प्लस टाइम कितना लगा ये भी पूछ रहे हैं। ओके, सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो ये हो जाएगा वेक्टर u t प्लस हाफ वेक्टर a इंटू टी स्क्वायर। ओके, सो उस t टाइम पर जो कोऑर्डिनेट्स उसके दे रखे हैं वो है 2y0। सो दिस पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज 2i कैप प्लस y0 j कैप। ओके, और इधर भी हम लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, u इज 5j कैप इंटू टी प्लस हाफ और एक्सेलरेशन वेक्टर इज 10i कैप प्लस 4j कैप इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो दिस इज 5t j कैप प्लस, यहाँ से इस 2 को अगर हम अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, तो 5t स्क्वायर एंड i कैप एंड दिस इज 2t स्क्वायर j कैप, सो प्लस 2t स्क्वायर j कैप, ये हो जाएगा। सो i और j वाले एक साथ कलेक्ट कर लें अगर हम, तो दिस इज 5t स्क्वायर i कैप प्लस 5t प्लस 2t स्क्वायर j कैप हो जाएगा। अब अगर हम दोनों साइड्स कंपेयर करें, सो इधर जो x कंपोनेंट है वो है 5t स्क्वायर और इस तरफ x कंपोनेंट है 20। दैट मीन्स कि 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 20। सो यहाँ से t की वैल्यू आ गई 2 और y कंपोनेंट्स अगर हम कंपेयर करें, सो 5t प्लस 2t स्क्वायर इज इक्वल टू y0। ओके, सो y0 हम लिख सकते हैं 5t प्लस 2t स्क्वायर, 5t प्लस 2t स्क्वायर एंड t की वैल्यू 2 है। सो दिस इज 5 इंटू 2 10 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर विच इज 8। सो फाइनली दिस इज 8 मीटर। सो कोऑर्डिनेट में जो y है वो 8 है और टाइम जो हमें कैलकुलेट करना था दैट वाज 2 सेकेंड्स। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, गिवन फिगर शोज फ्यू डेटा पॉइंट्स इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फॉर अ सर्टेन मेटल, द मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स सरफेस इज। ओके, तो इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। इस एक्सिस पर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इधर फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इसको देख के हमें ये कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस एंड वी नो कि इसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। सो यहाँ से हमें वर्क फंक्शन कैलकुलेट करना है। ओके, इस पॉइंट को अगर हम देखें, सो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5.5 इंटू 10⁻14 एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। तो ये जो डेटा पॉइंट है यहाँ से हम वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो जो आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होता है वो हम क्या लिख सकते हैं, EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। ओके, सिंस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, सो phi विल बी सिंपली इक्वल टू h न्यू, ये हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पर हमें h की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और फ्रीक्वेंसी जो हमारी है दैट इज 5.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ओके, एंड देन इसको अगर हम कैलकुलेट करें देन द आंसर इज 6.62 इंटू 5.5 इज सिंपली अच्छा, एक चीज़ और हमें यहाँ पे ये देखनी है, ऑप्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में दे रखे हैं, तो ये तो वैल्यू आएगी जूल में। इसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इससे डिवाइड कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन द वैल्यू, द फाइनल वैल्यू विल बी 2.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगी। सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ वायर ए बेंट इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल
carrying a current of 2 ampere and having radius 2 centimeter. Another wire B also bent in the shape of an arc of a circle carrying a current of 3 ampere and having radius of 4 centimeter are placed as shown in figure. The ratio of magnetic fields due to the wires A and B at the common center O is. Okay, so इस तरह से कुछ हमें दिया हुआ है अरेंजमेंट. ये है वायर A, इसको हमने बेंड किया है सर्कुलर आर्क शेप में, और ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है. दैट मीन्स आर्क का जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पर वो हो जाएगा 360 माइनस 90, दैट इज 270 डिग्री हो जाएगा. इसी तरह से ये बड़ा वाला वायर जो है उसको भी हमने बेंड करके आर्क बनाया है, एंड ये वाला एंगल अगर 60 है तो आर्क ने सेंटर पे जो एंगल सबटेंड किया है दैट इज 360 माइनस 60 300 डिग्री हो जाएगा. ओके, सो इस तरह से किसी भी आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जब हम कैलकुलेट करते हैं, पूरा सर्कल अगर है तो उसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r. ओके, और अगर आर्क है तो इसी का फ्रैक्शन हो जाएगा दैट इज थीटा अपॉन 2i. अब यहाँ पे थीटा क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर, ये होता है. ओके, अब अगर हमें रेशियो कैलकुलेट करना है तो म्यू नॉट 2 और ये 2 पाई, ये क्वांटिटीज कांस्टेंट हैं, तो प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आई थीटा अपॉन रेडियस. ओके, इस तरह से हो जाएगा. और हमें रेशियो निकालना है ए और बी इस तरह से. तो ए के सेंटर पर फील्ड का रेशियो और बी के सेंटर पर फील्ड का रेशियो. ओके, सो बी ए अपॉन बी बी इस तरह से करेंगे तो ये हो जाएगा करंट इन ए अपॉन करंट इन बी इनटू एंगल सबटेंडेड बाय ए अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय बी, एंड रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ बी अपॉन रेडियस ऑफ ए. ओके, नाउ हम वैल्यूज अगर हम रखें, सो ए में जो करंट है दैट इज 2 एम्पियर और बी में करंट 3 एम्पियर है, सो ये हो जाएगा 2/3. एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं ए ने जो एंगल सबटेंड किया है वो है 270 डिग्री और बी ने जो सबटेंड किया है दैट इज 300 डिग्री. सो दिस इज 270 अपॉन 300 एंड रेडियस ऑफ बी, बड़ा वाला जो आर्क है उसकी रेडियस 4 है और छोटे वाले की रेडियस 2 है. ओके, सो यहाँ से हमें रेशियो कैलकुलेट करना है. ये 2 हमने कैंसिल कर दिया, एक 0 यहाँ से कैंसिल हुआ है, एंड 3 9s 27 ये हो जाएगा, और यहाँ पे ये 30 है, सो 2 2s 4 और ये हो जाएगा 15, एंड 3 से और हम कैंसिल करें सो 3 3s 9 एंड 3 5s 15. सो फाइनली 3 × 2 6 अपॉन 5. सो रेशियो विल बी 6:5 ये हो जाएगा. एंड ऑप्शन अगर हम देखें सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन हमारा है, for a transverse wave traveling along a straight line, the distance between two peaks, that is crests, is 5 meter, while the distance between one crest and one trough is 1.5 meter. The possible wavelengths of the wave in meter are. Okay, so दो crest के बीच में distance दे रखी है. अब ये minimum distance नहीं है, किन्हीं भी दो crest के बीच में हो सकती है. So इस तरह से wave है और कोई भी दो क्रेस्ट ये और ये अगर हम ले लें तो इनके बीच की डिस्टेंस ये दे रखी है 5 मीटर. ओके, अब अगर हम वेवलेंथ के टर्म में बात करें तो यहाँ से यहाँ तक जो मिनिमम डिस्टेंस होती है क्रेस्ट के बीच की दैट इज वेवलेंथ. तो 5 मीटर यहाँ पर क्या होना चाहिए? 1 2 3 लैम्डा के इक्वल होना चाहिए. ओके, इस तरह से. सो और फिर उसके बाद एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच की डिस्टेंस, तो अब इसमें से कोई सा भी क्रेस्ट हो सकता है. ये वाला क्रेस्ट हम ले सकते हैं. ओके, और ये वाला ट्रफ ले सकते हैं. सो ये ट्रफ और ये क्रेस्ट, इनके बीच की डिस्टेंस ये दे रखा है. अब कोई सा भी दो हो सकता है, कोई सा भी एक क्रेस्ट और दूसरा ट्रफ. ये डिस्टेंस दे रखा है 1.5 मीटर. ओके, सो पॉसिबल वेवलेंथ्स क्या होंगी, वेवलेंथ की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, ये हमें बताना है. ओके, सो ये जो 5 मीटर डिस्टेंस है ये हमेशा क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच की डिस्टेंस है, तो हमेशा वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होगी. ओके, अब इस नंबर को इंटीजर यहाँ पर होना है
तो इस लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? सो लैम्डा की पॉसिबल वैल्यूज़ अगर हम लैम्डा इंटीजर में देखेंगे तो इसकी पॉसिबल वैल्यू सिर्फ आएगी 1 के अलावा बाकी जितनी वैल्यूज़ होंगी तो n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी, इंटीजर नहीं आएगी। इसका मतलब कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ अगर इंटीजर में बात करें तो सिर्फ 1 है और कोई वैल्यूज़ नहीं है। हाँ, फ्रैक्शंस में इसकी वैल्यूज़ अगर होंगी तो n की वैल्यू फिर इंटीजर में आएगी। सो ऑप्शंस में हमें दो ऑप्शंस में वेवलेंथ की वैल्यूज़ इंटीजर में दे रखा है। पहले ऑप्शन में 1 2 3 और तीसरे ऑप्शन में 1 3 5 है। तो इंटीजर वैल्यूज़ नहीं हो सकती हैं लैम्डा की वैल्यू फ्रैक्शन में ही होना है। ओके, सो ये पता चल गया कि हमें यहाँ पर लैम्डा फ्रैक्शन में ही लेना है। दूसरी चीज़, ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है इसको अगर हम देखें तो इस डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है ये एक पूरी वेवलेंथ प्लस हाफ वेवलेंथ है। ओके, अब ये पूरी वेवलेंथ 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये जो डिस्टेंस है 1.5 दैट विल बी इक्वल टू n लैम्डा, सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। ओके, इस तरह से वैल्यूज़ हो जाएंगी। सो यहाँ से अगर हम लैम्डा कॉमन कर लें और इसको सिंप्लीफाई करें सो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 अपॉन 2 एंड फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें इधर तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू लैम्डा 2n प्लस 1, ये हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर लैम्डा क्या होना है? फ्रैक्शन में होना है, ये हमने डिसाइड कर लिया। अब उस फ्रैक्शन में जो नीचे नंबर आएगा इसको ले लेते हैं 1 अपॉन x टाइप का होगा। अब ये जो x नंबर होगा उसको देख लेते हैं ये क्या होना है। दिस इज इक्वल टू 3। ओके, सो ये जो x नंबर होगा अगर ये ऑड है सो ऑड नंबर इनटू ऑड नंबर विल बी एन ऑड नंबर, एंड ऑड नंबर माइनस 1 विल बी एन इवन नंबर, एंड इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 विल बी एन इंटीजर। ओके, अगर ये इवन होगा सो इवन इनटू ऑड विल बी इवन, इवन माइनस 1 will be odd and odd divided by 2 will be fraction not integer। okay, so इसका मतलब कि जो लैम्डा में जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में जो नीचे नंबर्स आएंगे वो ऑड होंगे, इवन नहीं हो सकते हैं। सो ऑप्शंस अगर हम देखें सो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में लैम्डा की वैल्यूज इंटीजर में दे रखी है, वो हमने पहले ही देख लिया, पॉसिबल नहीं है। और सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन में सेकेंड ऑप्शन में लैम्डा की वैल्यूज दे रखी 1/2, 1/4, 1/6। सो नीचे जो नंबर आना है वो इवन नहीं होना है, वो ऑड होना है। सो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है ए स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विथ इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विथ एन एक्सटर्नल फील्ड of 0.06 Tesla experiences a torque of 0.018 Newton meter. The minimum work required to rotate it from its stable to unstable equilibrium position is. Okay, तो बार मैग्नेट दिया हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड से जो उसका मूवमेंट है, डाइपोल मूवमेंट, वो मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री एंगल बना रहा है और इस ओरिएंटेशन में उस पर जो टॉर्क लग रहा है उसकी वैल्यू हमें दे रखा है। एंड वी नो टॉर्क, इस तरह की सिचुएशन हो तो टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज रिटन एज mb sin थीटा। ओके, यहाँ से हम जो डाइपोल मूवमेंट है इसका वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो m विल बिकम टॉ अपॉन b sin थीटा, ये हो जाएगा। और टॉर्क की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 0.018 न्यूटन मीटर। द मैग्नेटिक फील्ड is 0.06 टेस्ला एंड sin 30 is equal to 1/2। सो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा। ओके, सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको हम लिख सकते हैं 18 एंड देन ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 0.2। सो ये इसमें 3 टाइम्स चला जाएगा, 3 इंटू 0.2 इज 0.6। ये हुआ हमारा डाइपोल मूवमेंट 0.6 एम्पियर मीटर। अब हमें यहाँ से कैलकुलेट करना है कि उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की ओरिएंटेशन में ले जाने के लिए मिनिमम कितना वर्क करना पड़ेगा। सो वी नो अगर इस तरह का डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज m.b माइनस m.b, और स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उसकी जो एनर्जी है वो हो जाएगी माइनस mb जब मूवमेंट फील्ड के पैरेलल हो,
और फाइनल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी प्लस mb. ओके, सो यहाँ पर चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन कंजर्वेटिव फील्ड, सॉरी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन, ये हो जाएगा. एंड सो वर्क डन इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस mb से माइनस mb तक या माइनस mb से प्लस mb तक जो चेंज है उसकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी सिंपली 2mb. ओके, सो 2 and m is 0.6 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.06 टेस्ला, ये है इस तरह से. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये -2 और -1 पावर अलग अलग कर लें तो देन 6 × 6 is 36 and 2 is 72 into 10 raised to the power -1 and -2 -3 ये हो जाएगा. सो ऑप्शंस अगर हम देखें, अच्छा इसको हम लिख सकते हैं 7.2 × 10 raised to the power -2 जूल, ये हो जाएगा. सो ऑप्शंस अगर हम देखें, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से, अ पार्टिकल A of mass is ma, small m by 2, moving along the x-axis with velocity v0 collides elastically with another particle b at rest having mass m by 3. If both particles move along x-axis after collision, the change in de Broglie wavelength of the particle A in terms of its de Broglie wavelength lambda naught before collision is. तो इस तरह की सिचुएशन है, दो पार्टिकल्स है A एंड B. A m/2 उसका मास है, B का मास m/3 है. A की वेलोसिटी v0 है, ये रेस्ट पर है इनिशियली, एंड कोलिजन के बाद इलास्टिक कोलिजन है, ये यस कोलाइड्स इलास्टिकली, ये इलास्टिक कोलिजन है. कोलिजन के बाद दोनों उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर इसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. अब हमें मालूम है डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैसे लिखते हैं, दैट इज h/mv. सो हमें यहाँ पर वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है इनिशियली एंड फाइनली, देन वी कैन कैलकुलेट कि जो चेंज है वो इनिशियल उसका रिलेशन इनिशियल वेवलेंथ के साथ कैसा है. ओके, सो इनिशियल वेवलेंथ अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगी, यहाँ पर इसका जो मास है वो है m/2, सो ये 2 पर चला गया, into v0. दिस इज इनिशियल वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल A. एंड कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सो वहाँ से हमें मिलेगी फाइनल वेवलेंथ एंड देन वी कैन कैलकुलेट द चेंज. ओके, सो हमें यहाँ पर v1 v2 ये कैलकुलेट करना होगा फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर m/2 into v0, ये रेस्ट है, दैट इज इक्वल टू m/2 v1 प्लस m/3 v2, ये हो जाएगा. सो m सारे ये कैंसिल हो जाएंगे एंड पूरे इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हो जाएगा यहाँ पर 3v0 इज इक्वल टू 3v1 प्लस 2v2, ये हो जाएगा. से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड देन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होगा वो 1 होगा. सो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन. सो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 माइनस v1. सो वी शुड राइट v2 माइनस v1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विच इज v0, ये रेस्ट पर है. सो दिस इज इक्वल टू v0. ये एक और इक्वेशन मिल गया. अब 1 और 2 की हेल्प से हमें v1 v2 कैलकुलेट करना है. हमें v1 कैलकुलेट करना, हम इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो हम v2 को एलिमिनेट कर दें. यहाँ पर है 2v2, सो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें. सो इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2v2 माइनस 2v1 इज इक्वल टू 2v0. एंड देन फ्रॉम इक्वेशन 1 3v1 प्लस 2v2, 3v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 3v0, ये हो जाएगा. ओके, अब इसको हम क्या करें, हमें v2 एलिमिनेट करना है, सो हम सब्ट्रैक्ट कर लें, ये कैंसिल हो गया. 3v1 माइनस 3v1 माइनस 2v1 इज माइनस 5v1 इज इक्वल टू 2v2 v0 माइनस 3v0 इज माइनस v0. सो v1 इज इक्वल टू v0 अपॉन 5, ये आ गया. ओके, सो फाइनल वेवलेंथ जो है से लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू h अपॉन मास क्या है m/2 एंड देन स्पीड क्या है
वी नॉट अपॉन 5. ओके, सो ये हो गया 10h अपॉन m v नॉट. दिस इज फाइनल वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल A. देन चेंज कितना हुआ? Okay, so change in wavelength is final minus initial. Finally, this is 10h upon m v naught minus initial wavelength क्या थी? 2h upon m v naught. So this is 8 times h upon m v naught ये आ जाएगा. और इसको initial wavelength के टर्म में लिखेंगे तो initial wavelength क्या है? 2h upon m v naught है. तो यहाँ पर हम 4 अलग कर लें. Then this becomes 2h upon m v naught. This is initial wavelength. That means change in wavelength is equal to 4 times the initial wavelength. ये हो जाएगा. So options अगर हम देखें, so option number 1 is the correct answer. अगला क्वेश्चन हमारा है a small bar magnet is moved through a coil at constant speed from one end to the other. Which of the following series of observations will be seen on the galvanometer attached across the coil? ओके, सो इस तरह से एक ये कॉइल है और उसके साथ हमने गैल्वेनोमीटर अटैच कर रखा है. इनिशियली जो पॉइंटर है ये बीच में होगा 0 पर, एंड स्मॉल मैग्नेट जो है वो इस कॉइल के थ्रू मूव कर रहा है. तो यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है वो कैसा बिहेव करेगा, उसमें हमें क्या दिखाई देगा, स्टेप बाय स्टेप क्या होगा, सिक्वेंशली क्या होगा, वो हमें बताना है. ओके, सो जब ये बार मैग्नेट इस ये जो कॉइल है उसके पास में आएगा एंड देन उसके अंदर जब एंटर करेगा तो कॉइल से एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज करेगा. ओके, देन फ्रॉम फैराडेज लॉ जब फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें करंट इंड्यूस होगी. एंड इनिशियली फ्लक्स क्या है? इंक्रीज कर रहा है. तो फ्लक्स जब इंक्रीज करेगा तो डी फाई ओवर डी टी की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव आएगी. ओके, सो डी फाई ओवर डी टी का साइन पॉजिटिव होगा. एंड फ्रॉम फैराडेज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस डी फाई ओवर डी टी. ये हो जाएगा. ओके, सो जब ये पॉजिटिव है तो इसकी अपनी एक पोलैरिटी होगी जो भी हो. बाद में जब ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा एंड उस टाइम पर एसोसिएटेड फ्लक्स, शुरू में फ्लक्स उससे जो एसोसिएट हो रहा वो इंक्रीज कर रहा है एंड देन इंक्रीज करते करते फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा. सो एट दिस मोमेंट द फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल इज मैक्सिमम. अगर फ्लक्स मैक्सिमम हो गया है तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर rate of change of flux will be 0 for a moment. Okay, in that case there will be no induction, there will be no induced EMF, no induced current. एंड देन उसके बाद जब ये मैग्नेट और आगे जाएगा, जब वो बाहर निकलने लगेगा तो फिर जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो डिक्रीज करेगा. जब एसोसिएटेड फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो इस रेट की वैल्यू अब क्या आएगी? नेगेटिव. ओके, तो हमें क्या दिख रहा है कि इनिशियली ये रेट पॉजिटिव है तो एक पोलैरिटी होगी, उसके बाद ये रेट एक मोमेंट पर 0 हो जाएगा. तो जब वो 0 होगा तो हमारा जो डिफ्लेक्शन आएगा, सपोज राइट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उसके बाद वो डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा. एंड देन उसके बाद ये इसका साइन बदल जा रहा है तो इसमें जो पोलैरिटी होगी ईएमएफ की वो भी बदल जाएगी एंड डिफ्लेक्शन हमें फिर दूसरी तरफ दिखाई देगा. ओके, सो एक इनिशियली क्या होगा? डिफ्लेक्शन से राइट में है एंड देन फिर थोड़ी देर बाद डिफ्लेक्शन 0 पर आएगा और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. या फिर हम मान लेते हैं पहले लेफ्ट में हुआ था तो बीच में 0 पर आएगा एंड देन फिर राइट में चला जाएगा. तो इस तरह का सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें मिलेगा वहाँ पर. एंड नाउ अगर हम ऑप्शंस देखें, सो ऑप्शंस में गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कैसा होगा वो ABC इस तरह से बताना है. सो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे ऑप्शन में नहीं, सॉरी तीसरा ऑप्शन में अगर हम देखें तो ए में क्या दिया हुआ? राइट साइड में डिफ्लेक्शन है एंड देन 0 हो रहा है एंड देन फिर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन हो रहा है. बाकी सारे ऑप्शंस में जो डिफ्लेक्शंस दिए हुए हैं वो हमारे इस ऑब्जर्वेशन को मैच नहीं कर रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन. सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, सो दिस इज इट. ये आपका 4 सितंबर को मॉर्निंग सेशन में जो पेपर हुआ था उसका फिजिक्स का सेक्शन है, फर्स्ट पार्ट. एंड जो इसमें बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ नेक्स्ट टाइम डिस्कस किए जाएंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी.